रविदास घर घरदास, मैं मास्टर चमार देसी चैनल के साथ देसी अंदाजे के साथ आज ऐसे नेता से मिलने जा रहा है जिसने जनगणना की आवाज़ उठाई थी। और 19 जो 2014 से ये जनगणना होनी चाहिए, जनगणना जाति जनगणना, और आज उनका वो जाना सरकार ने प्रपोजल भी मान लिया और उस जनगणना के लिए राजी भी हो गया। सारा प्रारूप जो तैयार हो रहा है और लोग बाग जो कह रहे कि मैंने यह जो आंदोलन किया, मैंने आंदोलन किया, लेकिन मैं उस सच्चे सिपाही से मिलवाऊंगा जिसने जो 2014 से इसी लाइन में चल रहे जनगणना की लाइन में, और भी मांगे थी वे भी हुआ पर, लेकिन यह मांगे प्रमुखता से उठाई जा रही थी और यह मांगे सरकार ने मान मिली। और देखो उनके कमरे में देखो भाई, देखो महापुरुषों की तस्वीर भी है, बाबा साहब की तस्वीर भी देखो जी, वधिका बाबा साहब की भी है, ज्योतिबा फूले की भी तस्वीर है। ये कहिए कि और दूसरी तरफ भाई भाजपा की उन्हें कोई भी किनारा नहीं किसी भी व्यक्ति से, जो अच्छा व्यक्ति ना देखो जी, देखो भाजपा की भी है, उन्हें किसी से कोई किनारा नहीं, जो अच्छे आदमी ना उन्होंने अपनी तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके इन लोगों ने कितना संघर्ष किया और यहाँ तक राजनीति में कैसे आए। तो दूसरी तरफ दिखाऊंगा, देखो जी, आप जो इन चेहरे को भली बातें जानते हैं पहचानते हैं, ये चेहरा संघर्ष रहित चेहरा है, मैं ईमानदारी का चेहरा और क्रांति का चेहरा। आने वाले टाइम में मैं नहीं पता था कि कितना बड़ा चेहरा होगा, लेकिन कश्यप समाज में आज उभरता सूरज है या उगता सूरज बोल दीजिएगा। इसी के जरिए जो है जो समस्या है ना, मैं ये नहीं कहता सारी समस्या हल होती है, लेकिन जो 70% समस्या ना कश्यप समाज की इनके द्वारा हल हो रही। और रात को फोन आ जाना, एकदम में झुट्टा फोन करते कश्यप समाज के लोग, तुरंत चल पड़ा, अपना ही तेल अपनी गाड़ी, और बिल्कुल एकदम कश्यप समाज के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे रात हो दिन हो कभी भी हो, चाहे कहीं भी हो बाहर भी हो, वहां से मोड़ लेते हैं गाड़ी, चलवा मेरे समाज को मेरी जरूरत पड़ी है, थाने से लेकर कचहरी तक के, चाहे किसी भी पेंशन के मामले, चाहे किसी भी समस्या के लिए एकदम वहीं से भूख हड़ताल वगैरह पर बैठ जाते हैं। हाँ जी, पहले तो आपको बताइए कि आपका ना ये जो जनगणना का ना जो आपने जो सपना था वो पूरा होगा सरकार के द्वारा, तो इससे आपको कैसा लग रहा है जी? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई और आपके चैनल का, और सभी जो दर्शक है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो जातीय जनगणना का मुद्दा था उसको लेकर हम लगभग 2014 से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और 84 दिन का धरना जो हमने चलाया उसको नीरज भाई ने पूरा कवर किया। जो दिन रात हम लोग और हमारी टीम डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर में बैठी रही, उसके बाद जंतर मंतर गए, उनसे पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मुंडन कराए लोगों ने विरोध में, और बुद्धि शुद्धि यज्ञ वगैरह सब बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने किए। तो उस आंदोलन में एक मुद्दा हमारा कम से कम सरकार ने माना, सोल्व हुआ, उसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। जो प्रमुख मुद्दा था जातीय जनगणना, क्योंकि आज़ादी के बाद जब से देश आज़ाद हुआ जनगणना तो हुई लेकिन जातियों की गिनती नहीं हो पाई थी। 1931 में आज़ादी के पहले लास्ट जनगणना हुई जाति के रूप में, और अब सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार देश में जातीय जनगणना होगी। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और सभी को बधाई देते हैं, अपनी टीम के सभी लोगों को जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया और साथ चले, और पूरे समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं। और ये लड़ाई अब हम सरकार से एक डिमांड और इसमें बढ़ा रहे हैं कि जो जातीय जनगणना हो उसमें ये आंकड़े भी सामने आने चाहिए, ये आंकड़े भी इंक्लूड किए जाए कि देश में किस जाति पे कितनी ज़मीन है, खेती की कितनी ज़मीन है, किस जाति की पास सरकारी नौकरियां कितनी हैं, किस जाति में देश की कितनी संपत्ति है, कितना धन है, ये सब आंकड़े सामने आने चाहिए। उन आंकड़ों को आने के बाद जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो कमज़ोर जातियां हैं, उनको ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, जिससे वो कमज़ोर वर्ग मजबूत के बराबर जा सके। जब कमज़ोर मजबूत के बराबर जाएगा और देश में समान व्यवस्था होगी, समान होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम जो डिमांड अब लेके चल रहे हैं कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी कमीशन बनाया, और जो पिछड़ी जाति का 27% आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को कुछ मजबूत जातियों द्वारा पूरा लाभ लिया जा रहा है। जो किसान जातियां हैं जैसे जाट हैं, गुज्जर हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, लोधी हैं, ये पूरे 97.5% आरक्षण रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि 97.5% आरक्षण 25% ओबीसी की जातियाँ ले जाती है, और 75% जातियों को मात्र 2.5% हिस्सेदारी मिलती है। तो ये अन्याय है। तो रोहिणी कमीशन ने इस आरक्षण के बंटवारे की बात कही है,
कमीशन इसलिए बनाया गया था कि आरक्षण का बंटवारा हो, और आरक्षण के बंटवारे के तहत जो मजबूत जातियां हैं उनका अलग कैटेगरी बने, और जो कमजोर जातियां हैं उनके अलग कैटेगरी बने, जिससे उनके बच्चे भी डीएम, डॉक्टर, कलेक्टर, दरोगा, मास्टर, सिपाही बन सके और वो वर्ग भी उन्नति कर सके। इसी मांग को लेकर हम लगातार चल रहे हैं और लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी। तो फिर जो 17 जाति है, आपने ये काम तो करवा दिया जनगणना का, एक और आपके समाज में एक आवाज उठ रही है, इन 17 जातियों को एसटी एक्ट जो है वो ना एक्ट जो उसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया जाए, यानी इनके लिए कोई ऐसा एक्ट बना ताकि इनका शोषण कम हो सके। तो हमने जो डिमांड रखी है मैं बता दूं, वो डिमांड यही है कि जो ये जातियां हैं सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इन जातियों को सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार को आरक्षण का बंटवारा करना चाहिए और आरक्षण बढ़ाना चाहिए। इनकी सामाजिक स्थिति तब बढ़ेगी जब आरक्षण इनको इनके अनुपात में मिलेगा, कमजोर जातियों को अलग मिलेगा, तो इनके बच्चे डीएम, कलेक्टर, दरोगा, मास्टर, सिपाही बनेंगे, तो समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक हमने इसमें डिमांड रखी है कि इन समाज की शैक्षिक स्थिति मजबूत करने के लिए, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कमजोर जातियां हैं, वो पैसा नहीं है, अपने बच्चों को डॉक्टरी नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए सरकार को एक अति पिछड़ा वर्ग के लिए नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन, चाहे कोई बीटेक करना चाह रहा है, चाहे कोई डॉक्टरी पढ़ना चाह रहा है, सारी पढ़ाई इन बच्चों के लिए, अति पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए फ्री होनी चाहिए। इनको राजनीति में स्थिति इनकी मजबूत करने के लिए अति पिछड़ों की पंचायत स्तर, न्यायपालिका, न्याय पंचायत के जो चुनाव है, नगर पंचायत, विधायकी, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में एससी की तरह अति पिछड़ी जातियों की भी लोकसभा, विधानसभा और सभी चुनाव में सीटें रिजर्व होनी चाहिए, जिससे इनके लोग राजनीति में जाएं और अपने लोगों के लिए वहां बैठकर विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में कानून बनाएं। और इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और एक डिमांड हमने और रखी है, जैसे SC/ST एक्ट है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अत्याचार इन्हीं जातियों पर होता है, क्योंकि कमज़ोर हैं, इनको कोई भी सता देता है, कोई भी पिटाई कर देता है, कोई भी इनका शोषण करता है, फिर इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, पैसा लेकर दूसरी पार्टी से पुलिस दबा देती है, प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी हुआ है, तो इन लोगों की कोई नहीं सुनता। तो SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट होना चाहिए, अति पिछड़ी जातियों को भी वही एक्ट की तरह, SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट, अगर इनके साथ कोई व्यवहार करे, इनके साथ अत्याचार करे, शोषण करे, तो सामने वाली पार्टी पर अति पिछड़ा एक्ट लगकर उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे इन लोगों पर अत्याचार बच सके। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं, पाठशाला लगा रहे हैं, गांव-गांव लोगों को जगा रहे हैं। अब ये आंदोलन पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा, केवल मुजफ्फरनगर में ही। हम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, इन प्रदेशों में भी हम लोग जा रहे हैं, और पूरे देश के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया जाएगा। जल्दी ही उसकी घोषणा भी की जाएगी। हम लोगों को जगाने का काम करेंगे। जो ज्योतिबा फुले का मिशन था, सावित्री फुले का मिशन था, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिशन था, जिन्होंने समाज के लिए इतना लड़ा, उनके मिशन को आगे बढ़ाकर जो उन्होंने सपना देखा था कि देश में हर वर्ग को समानता मिलनी चाहिए, उस समानता के लिए हमारी लड़ाई है। एक और जो आपके नेता ना, कश्यप समाज के नेता नुगारे कश्यप लोग ना मार लिखो, क्या ऐसा संभव हो सकता है? अब जाति कौन क्या कह रहा है वो अलग बात है। जाति तो सरकार जो भी हमारे पुरखे लिखते आ रहे हैं वो हम लोग बैठ के समाज के सभी नेता तय कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन इशू है समाज के अधिकारों की लड़ाई। हमारे लिखवाने से नहीं होगा ना, वो हमने महार लिखवा भी लिया तो सरकार नहीं मानने की। अगर महार लिखवाने से मान लेती तो इतने साल से सरकार को हमें आरक्षण मिल जाता। हमें पहले अपने लोगों को जगाना पड़ेगा, सरकार की नज़रों में आना पड़ेगा। सरकार, सत्ता सब कुछ है, पॉलिटिकल पावर इज द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति के बराबर होती है। तो पॉलिटिकल पावर हम लोगों को लेनी पड़ेगी, तब आप उसको महार लिखवाएं, तब उसको कहार लिखवाएं। इससे पहले आप जनता के लिखवाने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है लोकतंत्र में। सरकार चाहे तो 8 बजे नोट बंद कर सकती है, जो कभी नहीं चलता। सरकार चाहे तो किसको राशन मिलेगा, सरकार चाहे तो किसको पेंशन मिलेगी। तो अगर ये जाति आपको लिखवानी है, नोटेड करानी है कि क्या जाति आती महार थी, तो जनता से नहीं, जनता को जगाकर सत्ता में पहुंचने से, कानून बनाने से होगा। तो एक सवाल हो रहा जी, ये 17 जातियों क्या इस जनगणना से लाभ होगा नहीं होगा? 17 जातियों को नहीं, वंचित समाज की सभी जातियों को लाभ होगा, हर वर्ग को लाभ होगा इसका। भाई सामने आंकड़े आएंगे किस पे क्या है, मान लिया किसी की हड्डी टूट जाए
या किसी को चोट लग जाए शरीर में कहीं और डॉक्टर के वो पास जाए तो पता नहीं लगेगा कहाँ क्या प्लास्टर करना है, गर्म पट्टी करनी है। जब एक्सरे होगा, एक्सरे करने के बाद पता लगेगा हड्डी कहाँ से टूटी है, उसके बाद प्लास्टर होगा। अगर हमें बुखार आ जाए किसी को और वो बुखार ठीक ना हो तो डॉक्टर टेस्ट करावेगा ब्लड का कि इसको प्लेट तो कम नहीं हुई है, इसको टाइफाइड तो नहीं है, इसको मतलब जो भी मलेरिया तो नहीं है, तो वो चेक करने के बाद फिर उसको दवाई देंगे, उसका इलाज होगा। तो जातीय जनगणना एक टेस्ट है, एक्सरे है जातियों का, जिससे पता लगेगा किस जाति की स्थिति कमजोर है, इसको कहाँ प्लास्टर चाहिए, इसको कहाँ विटामिन की गोली चाहिए, इसको कितना प्रोटीन, इसका क्या सिस्टम है, क्या कमी है शरीर में, किस तत्व की कमी है, उस तत्व की पूरी करने के लिए उसको न्यूट्रिशन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उसको सुविधाएं दी जाएगी, मजबूत का कम करके कमजोर को ज़्यादा दिया जाएगा, तब जाके भला होगा। जैसे आप गादर जाते हैं, क्या आपके समाज की स्थिति जो गरीब है या कुछ लोग ही ताकतवर है? नहीं, कश्यप समाज की स्थिति की अगर बात करें तो आज SC/ST से भी खराब है। जो कभी हमारे दलित भाइयों की स्थिति थी, जिनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, इनकी स्थिति भी आज झाड़ू बांधने जैसी है। भले वो दिखाई ना दे रही हो, लेकिन अदृश्य रूप से इनके पीछे झाड़ू बन गई है, आपके गले में मटका लटक गया है और मानसिक रूप से पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं। इनके पास अच्छे घर नहीं है, इनके पास अच्छे बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, इनके पास फीस नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज दें। 50-60 गज के घर में 10-10, 15-15 लोग रहने को मजबूर हैं। तो आज अगर किसी की भी देश में सबसे खराब स्थिति है, सबसे खराब जीवन कोई समाज जी रहा है, जो मजदूरी करके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, दूसरों खेतों में मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर है इस देश में तो वो कश्यप समाज के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा लाभ अलग से इनको मिलना चाहिए, जिससे लोग आगे बढ़ सकें। तो कश्यप समाज को किस तरह से आप राजनीतिक जो और आर्थिक जो लाभ पहुँचाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हो आप? हम तो इसलिए कर रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको लोकतंत्र में हथियार दिया है वोट का, उस वोट के बारे में जानो, अपने अधिकार के बारे में जानो और सरकार से लड़ो। सरकार नहीं मानती तो सरकार बनाओ, और सरकार बनाकर जैसे कांशीराम मायावती ने अपने समाज को हिस्सा दिया, तो हमारे लोगों की भी, अति पिछड़ों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जितनी आबादी उतना हक, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर चीज़ में होनी चाहिए। तो सिर्फ अपने लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन ये जाग जाएंगे अपना हिस्सा अपने आप ले लेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भैया, देवेंद्र कश्यप कह रहे हैं कि हमारे समाज की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, राजनीतिक स्तर पर भी होगा, आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी होगा। आज ऐसी स्थिति हो रही है कि उनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। वे कह रहे हैं कि वोट के अधिकार को जानो और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करो। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारे लोगों का सबसे ज़्यादा फायदा होगा, हम ही लोगों को राजनीतिक पावर मिलेगी, हमारे लोगों को जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारे लोगों का सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, और ये तीनों स्तर ऊंचा होगा तो समाज में सम्मान भी बढ़ेगा, लोग तुम्हारी पूछेंगे भी और विदेशों में भी तुम्हारा डंका बजेगा। लेकिन पहले आप अपने वोट के अधिकार को, उसके महत्व को जाना। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।